आज ललन पेज पे मेडिकल फील्ड के दो दिग्गज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से मेडिकल में जो क्रांति आई आईवीएफ को लेकर के, आईवीएफ की शुरुआत पूरी दुनिया में कब शुरू हुआ और हिंदुस्तान में और पूर्वांचल में कब स्टार्ट हुआ, इसको लेकर के अब चर्चा करेंगे। अमेरिका से आए डॉक्टर भूषण हमारे साथ हैं और उन्होंने यहाँ एमएससी तक की पढ़ाई बीएचयू से की है। उसके बाद करीब 25-30 सालों से अमेरिका में जाके बसे हुए हैं। आज वो हमारे साथ हैं कि किस तरीके से आईवीएफ के जो एक्सपर्ट हैं, वो आईवीएफ की दुनिया में एक क्रांति आई, उसको लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने काम विदेश से लेकर के अपनी जन्मभूमि तक इन्होंने काम किया है। और सबसे पहली बार पूर्वांचल में अगर आईवीएफ की बात की जाए तो पूर्वांचल में डॉक्टर इंदू मैम यहाँ वाराणसी में इन्होंने जो बच्चा पैदा हुआ था आईवीएफ से, उसके बारे में बात करेंगे किस तरीके से अब वो किस स्थिति में है और कैसे ये क्रांति शुरू हुई वाराणसी में और पूर्वांचल में। डॉक्टर मैम बताइए किस तरीके से ये आईवीएफ की शुरुआत हुई और उस घटना के बारे में बताइए। जी, अब तो काफ़ी साल हो गए, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स, जबकि मन में बहुत उछाल आया था कि ये करना चाहिए, क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड भटक करके भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो लगा नहीं, इसके लिए तो ज़रूर सोचना चाहिए कि बाकी पेशेंट्स का क्या होता होगा जब वो सक्षम होकर कुछ नहीं कर पाए। तो लकीली बीएचयू में एक लेक्चर था जिसमें आप डॉक्टर भूषण गंगराडे और डॉक्टर अशोक अग्रवाल वो आप लोग आए हुए थे, और हमने जब अपना ये उत्साह दिखाया तो बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों को, और उन्होंने तुरंत हमको ऑफ़र किया कि आप आइए हमारे सेंटर में, जो सर का समझ लीजिए वर्ल्ड का 3rd बेस्ट सेंटर उस समय था। अब उसको 40 साल पूरे हो गए उनके सेंटर को, फ्लोरिडा में है। और अमेरिका में? जी, अमेरिका में। कैसे आपने जाना आईवीएफ के बारे में एज ए डॉक्टर? आपने आईवीएफ के लिए बेसिकली हमने इनफर्टिलिटी के लिए जाना कि मेरे घर में मेरी अपनी भाभी को बच्चे नहीं हो पा रहे थे, और हम इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, और उस समय हमने करीब एज अ स्टूडेंट हमने डॉक्टर की भी लाचारी देखी कि सब चाह के वो कुछ नहीं कर पा रही, और हमने अटेंडेंट की भी लाचारी देखी, और हम सब कुछ जान के भी, सब अप्रोच के बावजूद भी नहीं कुछ हो पा रहा। फिर बाद में किसी ने बताया कि नहीं, एक एक्सपर्ट है, उनके पास जाइए, और विदिन 2 मंथ्स उनको प्रेगनेंसी हो गई। तो ये लगा कि नहीं, अगर लगातार एफर्ट कर रहे हैं या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उस समय आप प्रैक्टिस शुरू कर दिया था आपने? नहीं, हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में, और हमको तब से मन था कि हम गायनेकोलॉजिस्ट बनेंगे तो मेरा प्राइमरी होगा इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। तब आईवीएफ के बारे में बहुत जानकारी भी नहीं थी, ये हम 77-78 की बात कर रहे हैं। फिर जब हमको ये मौका मिला बीएचयू में, हमने अपना बाकी पढ़ाई की, एमडी किया, और जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ह्यूमन जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से मेरा शुरू से काफ़ी लगाव था, और हमने उसमें कुछ विजिटिंग लेक्चर्स भी लिए थे शुरुआत में। वहीं हमको डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, और एक एंड्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल, वो क्लीवलैंड क्लिनिक में आप दोनों की मदद से हमने वहाँ पे ट्रेनिंग किया, और आप समझ नहीं सकते, हम अभिभूत थे, हम एकदम अभिभूत हो गए थे कि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे, और हम लोग तो बहुत प्रिमिटिव हैं, तो हम धीरे से हर दिन यही मन से मनाते थे कि किसी तरह ये टेक्नोलॉजी आ जाए। लोग मजाक करते थे कि लाइट तो आती नहीं है, जनरेटर ठीक से चलते नहीं है, और तुम आईवीएफ का सपना देख रही हो। लेकिन वो सपना भगवान की दया से, बहुत लोगों की मदद से, स्पेशली हम कहेंगे बीएचयू की मदद से, और बीएचयू के स्टूडेंट्स, जो वन ऑफ देम इज़ डॉक्टर भूषण गंगराडे, उन्होंने खुले दिल से हमको इनवाइट किया। दे डिडंट चार्ज अ सिंगल रुपी। यहाँ तक कि उनकी वाइफ अनुभा जी इतनी अच्छी होस्ट थी कि उनको मालूम था कि ये खाने हम खाने पाएंगे, हमारे लिए पराठा पैक करके सब कुछ करके देती थी। मैंने दैट वाज सच अ लविंग एंड अफेक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और टेक्नोलॉजी के लिए तो क्या ही बोलना है। पहला जो वो हुआ आईवीएफ, कौन हुआ, आज उसकी क्या स्थिति है, और कहा जाए कि पूर्वांचल में पहला था वो? जी, पूर्वांचल में वो पहला बेबी था। उसके पहले लखनऊ में ट्राई हुआ था और एक डिलीवर हुआ था। उस समय डॉक्टर लक्ष्मी थी, जो अनफॉर्चुनेटली अब नहीं है। तो उसके बाद ये हम लोगों ने प्रयास किया,
और जब हम लोगों ने ये पूरा ट्रीटमेंट किया तो दो लेडियों का पहले वो लोग एनरोल हुए, उसमें से एक 40 इयर्स की थी जिनको 2 ही एग मिले और फॉर्चुनेटली एक फर्टिलाइज किया और वो लड़की आज 25 साल की हो गई। क्या नाम है उसका? हाँ, उसका नाम आस्था हमने रखा कि भाई उसकी आस्था टेक्नोलॉजी पे, हमारे सेंटर पे, और उन लोगों की आस्था और हमारी आस्था कि आईवीएफ से कुछ हो सकता है, इंस्पाइट ऑफ कि हम लोग थोड़े से फिज़िकल फैसिलिटीज़ में लैकिंग थे, फिर भी लेकिन हम लोगों ने वो अचीव किया। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि टैबू टाइप का मानते हैं कि नहीं, इसको डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे, और हमारे अरमान तो नहीं हो पाए उस समय उसको सेलिब्रेट करने का। आज भी अगर आईवीएफ बेबी कहते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, इसको डिस्क्लोज मत करिए। आज वो जो संख्या है, पहली जो आस्था है, उसके बाद का सफ़र अभी तक का कितना हो पाया? हमारे करीब 750 बच्चे हो चुके हैं अभी तक के। तो आपने सुना कि 750 बच्चे अब तक आईवीएफ से हो चुके हैं इंदु मैम के माध्यम से इनके अस्पताल में पिछले 25 सालों में। ऐसे तमाम अस्पताल हैं, उसके बाद तमाम लोग इस फील्ड में आए और आईवीएफ पे अब चर्चा हो रही है और लोग फ्रिक्वेंटली डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं जो पुरानी सोच है उसको लेकर के लोग इसको छिपाने की कोशिश करते हैं। हम डॉक्टर भूषण से बात करेंगे किस तरीके से ये अमेरिका से इस टेक्नोलॉजी को यहाँ लेकर के आए और पहला एक्सपीरियंस कैसा था इनका। तो भूषण बताइए किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था और मैडम से कब मुलाकात हुई? तो मुझको एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है, पर जैसा डॉक्टर इंदू जी ने बताया 25-27 साल हो गए इस चीज़ को, और उस समय हर जगह काफ़ी प्रिमिटिव थी, काफ़ी बेसिक थी उस समय आईवीएफ फील्ड। बहुत सी टेक्निक्स उसके बाद से अभी तक डेवलप कर गई हैं। एक्चुअली 27 साल में ज़मीन आसमान का अंतर हो गया आईवीएफ में, ऐसे पूछिए तो। सक्सेस रेट में पहले समझ लीजिए कि 10 से 15% लोग बच्चे, 10 से 15% केसेस में सक्सेसफुल होते थे। अब उसके बाद ऑलमोस्ट 40 से 50% होने लग गए हैं। एम्ब्रियो की जो कल्चर मीडियम होता है जिसमें हम एम्ब्रियो को ग्रो वो करते हैं, रखते हैं 5 से 7 दिन, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। हम लोग का काफ़ी अनुभव बढ़ गया है इस फील्ड में अब, और डॉक्टरों का भी अनुभव बढ़ गया है। तो ओवरऑल सब मिलजुल कर सफलता की प्रतिशत काफ़ी अच्छा हो गया अब। और उस समय था कि हम एम्ब्रियो को 1 या 2 दिन से ज़्यादा, अधिक से अधिक 3 दिन तक रख सकते थे पेशेंट के बाहर, और उसके बाद हमको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना पड़ता था। अब हम उसको 6-7 दिन रख सकते हैं, एम्ब्रियो को फ्रीज़ कर सकते हैं फॉर अनलिमिटेड टाइम। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल एम्ब्रियो को रखा जा सकता है लिक्विड नाइट्रोजन में, लो टेम्परेचर पर। तो आप हिंदुस्तान के या दुनिया के बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं आप, तो ये कहा जा सकता है। और किस तरीके से इसकी शुरुआत जो है आईवीएफ की कैसे हुई और कहाँ हुई? आईवीएफ की शुरुआत ऐसे एक्चुअली सोचिए तो बहुत पहले से, लगभग 100 साल पहले से रिसर्च चल रही है इस फील्ड में। आईवीएफ बेसिकली है कि आप एग और स्पर्म 2 को लेके मिलाकर एम्ब्रियो बनाते हैं जो कि बाहर होता है, और उसके बाद जब एम्ब्रियो बन गया आप इसको गर्भाशय के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं फुल टर्म होने के लिए, बच्चे की ग्रोथ होने के लिए। एनिमल्स में ये फील्ड, एनिमल फील्ड में, वेटरनरी फील्ड में, एनिमल फील्ड में आईवीएफ बहुत पहले से चल रहा था। किसी उसमें आईवीएफ एज सच नहीं, पर दूसरी चीज़ें होती थी, जैसे आईयूआई प्रोसीजर कही जाती है एक, जिसमें कि सीमेन को लेके मेल बुल से सीमेन लेके काऊ के अंदर, गाय के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, और सो दैट इज़ इंसेमिनेशन प्रोसीजर्स पहले होती थी। पर आईवीएफ उसके बाद माउस में, चूहे में कोशिश की गई जो कि हो सकता है। उसके बाद धीरे धीरे ह्यूमन में भी इस चीज़ को, एम्ब्रियो को बाहर ग्रो करने की कोशिश वो की गई। तो ये एक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसका ग्रोथ हुई है। पर आईवीएफ एज फील्ड इन एनिमल फील्ड बहुत पहले से चालू हुआ था। ह्यूमन में आने में इसको समय लगा, जैसे कि हर उसमें किसी भी ह्यूमन में एक्सपेरिमेंट करना इजी नहीं है। आप डायरेक्टली ह्यूमन्स में कब आया ये और कहाँ पे आया? पहला बच्चा कब हिंदुस्तान दुनिया में हुआ?
पहला बच्चा 25 जुलाई 1978 को इंग्लैंड में पैदा हुई थी। एक बेटी हुई थी, एक इनफर्टाइल कपल को। उसके बाद 2 साल के अंदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बच्चे पैदा हुए आईवीएफ से, उसी फील्ड के थ्रू। और जब ये हुआ कि ये फील्ड सफल हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, तो हर छोटे छोटे शहर, हर जगह पे छोटे छोटे क्लिनिक खुल गए और लोगों को थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? मुझको एग्जैक्टली हिंदुस्तान में नहीं मालूम है, मोस्ट प्रॉब्ली बम्बई में डॉक्टर फिरोज़ा पारेख, आई थिंक मे बी, मुझको तो मालूम नहीं है। डॉक्टर इंदू सिंह शायद ज़्यादा जानती होंगी इस बारे में। जी, हिंदुस्तान में जो है शुरुआत कहाँ हुई? बॉम्बे में हुई। डॉक्टर इंदिरा का पहला वो था एफर्ट, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ख्याल से 30 इयर्स तो हो गए। उसके बाद से ही इंदिरा आईवीएफ के नाम से स्टार्ट? नहीं, वो इंदिरा आईवीएफ से दूसरी कंपनी है। वो डॉक्टर का नाम डॉक्टर इंदिरा था जी। तो मुंबई से स्टार्ट हुआ आईवीएफ जो है हिंदुस्तान में, उसके बाद पूर्वांचल में सबसे पहले आप यहाँ लेके आई। ठीक, डॉक्टर साहब ये बताइए कि इसको लेकर काफ़ी भ्रांति भी रहती है, आईवीएफ को लेकर काफ़ी अभी भी जो है लोग नहीं बताना चाहते हैं। और आईवीएफ का प्रोसीजर क्या है, किस रीज़न में ज़्यादा इसका चलन बढ़ा है और क्यों बढ़ा है? बताना क्यों नहीं चाहते हैं, ये एक वो ह्यूमन नेचर है। शुरू से प्रेगनेंसी होना या न होना एक पर्सनल चीज़ है। कुछ लोग बच्चा चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं पर नहीं होता है, और ये बड़ी पर्सनल बात होती है। और एक समय से हम लोग सब काफ़ी जैसे कंजर्वेटिव सोसाइटी रही है, और हर स्टेट में, मैं यही नहीं कहूँगा कि इंडिया में ही है, दूसरे देशों में भी लोग इस बात के बारे में पसंद, इजी नहीं होता बात करना। अब धीरे धीरे लोग ज़्यादा खुल रहे हैं, और ख़ासकर भारत में आज से 30 साल पहले कह लीजिए लोग इस बारे में बात भी नहीं करते थे। आई मीन किसी को कहना कि बच्चा होना या ना होना और क्यों नहीं होता, कुछ लोगों को तो बच्चा कैसे होता है ये भी नहीं पता होता है, सच पूछिए तो। आईवीएफ को लेके होता है कि बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं कि ये दूसरे का बच्चा है या कैसे, इसके बारे में बताइए। तो वो शायद गलत। आईवीएफ ऐसे दूसरे का बच्चा तो नहीं कहूँगा। आईवीएफ जो है, अगर प्लेन सबसे वनीला उसमें अगर सोचा जाए तो बेसिकली माँ का एग निकालते हैं, और पिताजी या हस्बैंड जो होते हैं उनका स्पर्म, दोनों को मिला के जो एम्ब्रियो बनता है वो उनका ही होता है। जो दूसरी आप जब बात बता रहे हैं वो ऐसा होता है कि आजकल डोनर एग या डोनर स्पर्म को यूज़ करना एक अलग वो है। अगर कुछ होते हैं हस्बैंड या मेल पार्टनर जिनको स्पर्म नहीं होते हैं या बहुत कम होते हैं या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है, तो उनका स्पर्म सक्षम नहीं होता है भ्रूण या एम्ब्रियो बनाने के लिए। तो उस कंडीशन में आपको किसी और का स्पर्म, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर अगर तय करते हैं कि हाँ किसी और डोनर स्पर्म यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ किया जा सकता है, पर दोनों की उसमें वो होना ज़रूरी है। दोनों को समझदारी से वो कहना होगा कि हाँ दोनों की कंसेंट होना ज़रूरी है। इस तरह के लोगों का कितना परसेंटेज है जो कपल्स का? इस कंट्री इंडिया में तो मुझको शायद नहीं बता पाऊँगा, पर वहाँ पे मैं जस्ट एक बॉल पार्क में बोल सकता हूँ कि 5 से 10% लोग डोनर स्पर्म यूज़ करते हैं। डोनर एग यूज़ करना शायद ज़्यादा वो है, क्योंकि अगर 43 से 44 साल के बाद एग की क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाती है। ऑलमोस्ट 5% से कम पॉसिबिलिटी है किसी के अपना बच्चा होने की अपने एग से 43 से 44 के बाद। तो उस कंडीशन में अगर डोनर एग यूज़ किया जाए, कोई किसी लड़की का जो कि यंग है 33 से 34 साल से कम की उम्र में अपना अगर एग डोनेट करती है और यूज़ किया जाता है, तो उसकी सफलता की प्रतिशत 60 से 70% हो जाता है। अगर दोनों लोग जो हस्बैंड वाइफ, क्या दोनों लोग डोनर बन सकते हैं कि वो अपना स्पर्म दे दें और ये अपना एग दे दें, और कहीं और तीसरी जगह, ऐसा संभव है?
तो अगर किसी को अपने यूटरस में जो अगर प्रॉब्लम है, अगर कैरी नहीं कर सकती हैं बच्चा किसी कारण से, तो वो अपने एम्ब्रियो को किसी और को जेस्टेशनल कैरियर बोलते हैं, जो वो उसको कैरी कर सकते हैं। अगर कोई किसी को जानता है, अगर वो उसके जान पहचान के रिलेटिव्स हैं या कोई फ्रेंड हैं जो कि खुद जेस्टेशनल कैरियर बन के वो कर सकते हैं। नहीं तो कई बार कुछ लोग होते हैं कि जो अननोन कैरियर्स भी होते हैं, जो कि तैयार हो जाते हैं कि हम आपके बच्चे को कैरी कर सकते हैं प्रेगनेंसी। कैरियर वो रहेगा, बाकी चीज़ें हस्बैंड वाइफ की होंगी। जी हाँ, सो एग एंड स्पर्म हस्बैंड वाइफ का होगा, बच्चा जो पैदा होगा वो भी हस्बैंड वाइफ का ही होगा। बेसिकली आप किसी से रिक्वेस्ट कर रही हैं या कोई आपको अपना यूट्रस उतने समय के लिए 9 महीने के लिए बच्चे को ग्रो करने के लिए आप वो कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के जीन ट्रांसफर होंगे उसके। हस्बैंड वाइफ 100% बच्चा हस्बैंड वाइफ का ही होगा। जितने जीन्स होंगे, चाहे वो उनके कोई भी जेनेटिक मेकअप होगा, वो पूरा हस्बैंड वाइफ का होगा। केवल बच्चा ग्रो कर रहा है किसी एक दूसरे जेस्टेशनल कैरियर में। आईवीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ी? अभी जैसा है कि कम से कम हर 7 में से एक कपल जो हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी, को किसी तरीके का अपने लाइफ में चाहते हैं बच्चा होना, फैमिली ग्रो करना, पर दिक्कत होती है। तो 15 से 20% इसका रेट है इस समय वर्ल्ड में इनफर्टिलिटी का, जो कि बहुत सुन के लगता है नहीं, पर और बढ़ता जा रहा है आजकल पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री में देखिए तो लोगों की शादी करने की उम्र बढ़ती जा रही है। एक ज़माने में लोग 25 से में ऑलमोस्ट शादियां हो जाती थी, 23, 24, 22 में हो जाती थी लड़कियों की शादियां खासकर। आजकल लड़के लड़कियां शादी बढ़ती उम्र में करते हैं, और इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा रीज़न एक वो है आजकल। इनफर्टिलिटी जो है उसकी सबसे बड़ी रीज़न आप बता रहे हैं एज फैक्टर, लेट शादी करना है ना? लेट शादी करना, लेट फैमिली स्टार्ट करना। आजकल होता है कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों काम करना चालू कर देते हैं, उसके बाद अपना कैरियर इस्टेब्लिश करने, पहले तो पढ़ाई करने में, एजुकेशन में ज़्यादा समय लगा, उसके बाद कैरियर डेवलप हुआ, आपने सोचा हम इस्टेब्लिश हो जाएं, घर खरीद लें, कार खरीद लें, जो भी है, आई मीन पर्सनल वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद लोग वेट करते हैं कि नहीं थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, तब बच्चे होंगे। तो बाय द टाइम लोग वो करते हैं। फीमेल एज बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए। 35 साल की उम्र के बाद चांस ऑफ सक्सेस नीचे जाने लग जाता है, और 35 से 37 तक धीरे जो उसका गिरना, सक्सेस का गिरना थोड़ा सा स्लो है, पर 37 से आगे स्टीप डिक्लाइन है, तो एकदम खड़ा गिरना। क्यों ऐसा क्यों होता है डॉक्टर साहब? नेचर उसको कोई न, उसको आप खाना पीना, न न्यूट्रिशन कहेंगे, न कुछ है, लाइफ स्टाइल का थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, पर सबसे बड़ा है नेचर ने वही किया कि भाई एक सर्टेन उम्र तक जाके वुमेन रीचेज मेनोपॉज, उसके पहले जो सफलता है प्रेगनेंसी की वो कम होती जाती है। लंबा समय चलता है उसके बाद भी नहीं, तो मेनोपॉज के बाद जो एग नहीं बनते हैं, बेसिकली मेनोपॉज के बाद एग बनना बंद हो जाता है। अगर कोई वुमेन या कोई महिला चाहती है मेनोपॉज के बाद भी प्रेग्नेंट होना, हो सकती हैं, पर डोनर एग यूज़ करना पड़ेगा। ये जो कई बार कहा था कि मैक्सिमम एज कितनी है आईवीएफ को लेकर के, पंजाब में और तमाम जगहों पे इस तरह की खबरें आती हैं कि 50 साल के बाद लोग जो है आईवीएफ से बच्चा पैदा कर रहे हैं। क्या संभव है? संभव है और हुआ है, और सही है गलत है वो एक अलग नज़ारा होगा। एथिक्स एक अलग चीज़ है, लोग सोचते हैं जिसको बच्चा कभी नहीं हुआ खुद चाहता है, अगर 50 में उसको पहली बार पॉसिबिलिटी मिली है तो उसके लिए शायद ठीक होगा, पर उसके अलग अलग कंसर्न होते हैं। किसी भी उम्र में अगर मेडिकली हेल्थ वाइज फिट है, अगर वुमेन फीमेल करना ठीक है, पर अगर मेडिकली फिट इन द सेंस, फिट इन द हार्ट, सबसे पहले है कि प्रेगनेंसी हार्ट पे बहुत बड़ा जोर डालती है, तो एक कार्डियक क्लियरेंस कहना चाहिए डॉक्टर से कि ब्लड प्रेशर कह लीजिए या दूसरे इश्यूज़ होते हैं,
तो वो ओवरी और यूट्रस भी तो सही होना चाहिए। यूट्रस भी सही होना चाहिए। तो यूट्रस तो सही होना चाहिए, वो दैट इज़ द मेन थिंग। बट अगर प्रेगनेंसी को 9 महीने कैरी करना एक बोझ का काम होता है मदर के लिए। और तो हम लोगों के यूएस में एक वो है सजेशन या रिकमेंडेशन है कि लेस देन 55 ईयर्स आई थिंक, पर उसके उस समय तक भी उसको मेडिकल क्लियरेंस होना चाहिए होता है। और यहाँ पे जो कुछ केसेस सुने हैं आपने 60 एंड 70 में हुए हैं डोनर एग यूज़ करने के बाद, पर वो उस समय तक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी बहुत हाई हो सकते हैं और मदर की जान को खतरे हो सकता है। अगर रिस्क लिया जाए तो 60 साल की उम्र में भी आप आईवीएफ से बच्चा पैदा हो सकता है। हो सकता है, यस, जी हाँ। कितने बच्चे इस तरह के हुए होंगे लगभग पूरी दुनिया में 60 के बाद? कोई इस तरह की प्रॉपर गिनती कहीं पे नहीं है, बट मैं जैसे सुना है, न्यूज़ में आया है और सुना है जो कि 100% अगर 60 की उम्र में किसी को होता है तो 100% ये डोनर एग से हुआ है, एटलीस्ट फॉर श्योर। मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 100 तक तो हो सकता है। आपने हाईएस्ट अपने उसमें देखा है जो ट्रीटमेंट में कि कितनी एज में आपने उसको खुद? हमारे यहाँ पे एक लिमिट है 14 साल 11 महीना, सॉरी 54 साल 11 महीना हमारे यहाँ की लिमिट है वहाँ पे। और उससे जी हाँ, और उससे ज़्यादा की उम्र मतलब जब तक डिलीवर करें वो, तो उसके बाद हम लोग इसलिए उससे ज़्यादा नहीं करते। तो आफ्टर 50 आपने आईवीएफ सक्सेसफुल खुद से किया है, देखा है? हमारे यहाँ 52 साल की प्रेगनेंसी सक्सेसफुल है जो लास्ट एज में। 52 साल। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि आज की लाइफस्टाइल आईवीएफ के लिए मजबूर कर रही है कपल्स को या कुछ और? नहीं, आईवीएफ के लिए मजबूर कोई किसी को नहीं कर रहा है। आईवीएफ एक ऐसी चीज़, बच्चा नहीं होगा तो हम मजबूरी की ही तो बात करेंगे ना। तो क्या लाइफस्टाइल जो इनफर्टिलिटी है उसको वो कर रही है, प्रभावित कर रही है, या कुछ और? लाइफ स्टाइल अफेक्ट तो करती है, बहुत सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। बहुत कहते हैं जैसे हाई अल्कोहल कंजम्पशन, जो कि आजकल सोसाइटी में बढ़ गया है। एक समय में अल्कोहल इंडिया में टैबू था, बेसिकली ज़्यादा लोग नहीं वो करते थे, आजकल बढ़ गया है। एक्सेसिव, अगर थोड़ा बहुत अगर वंस इन ए वाइल नॉट, वो उसका कारण नहीं हो सकता है, पर जो एक्सेसिव कोई भी चीज़ आजकल, बाकी ड्रग्स का जो एक वो चालू हो गया है। कोई 100% किसी का वो कोई नहीं कहता है कि marijuana खाना या भांग या गांजा ये इसका 100%, पर एक्सेसिव किसी इस तरह की चीज़ें ज़रूर इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद जो लाइफ स्टाइल बेसिकली है, अगर इन्वायरमेंटल जो चीज़ें आजकल सुनते हैं, चाहे वो पॉल्यूशन कह लीजिए दुनिया में, या प्लास्टिक का यूज़, हर चीज़, और पेस्टिसाइड जो एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं, सबका इफ़ेक्ट कहते हैं कि हो रहा है और वो करता है। और ये सब मिलजुल के चीज़ें। हाँ, पर जब भी अगर सक्सेसफुल प्रेगनेंसी के लिए एज ए उस फील्ड में हम लोग जो है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यही रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट्स को, वो करते हैं कि इससे थोड़ा सा आगाह रहें। तो अल्कोहल क्या मेल में या फीमेल्स के? दोनों को कहा जाता है कि कंट्रोल कीजिए या कम कीजिए अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। फीमेल्स में भी काफ़ी चलन बढ़ा है अल्कोहल को लेकर के, वो भी एक बड़ा कारण बन रहा है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी भी, दोनों में इसका इफेक्ट जो होता है पूरे बॉडी पे होता है, अल्कोहल का इफेक्ट, और एक्सेसिव अल्कोहल का इफेक्ट एग और एम्ब्रियो पे प्रेगनेंसी के बाद। जैसा आपको मानता ही हो, कोई अगर प्रेग्नेंट हो गया तो कहते हैं कि आप कम्प्लीटली बंद कर दीजिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बट इवन बिफोर प्रेगनेंसी अगर आप जब कोशिश भी कर रहे हैं, अगर ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का, तो अच्छा है कि कम कर दिया जाए, कुछ समय पहले से बंद कर दिया जाए इस चीज़ों को, कि बॉडी क्लीन हो जाए। एक सवाल और बनता है कि आईवीएफ में जो है, जो बहुत ज़्यादा अगर शादी के पहले इंटरकोर्स की वजह से भी चीज़ें होती हैं बिफोर मैरिज अगर हो रहा है, या
जो बच्चा जो बच्चे खराब हो जाते हैं, कई बार खुद से ही हम बच्चे को गिरा देते हैं, जो टेंडेंसी रहती है तमाम किसी न किसी कारण की वजह से, तो उसकी वजह से भी खराब होता है क्या इनफर्टिलिटी? तो शादी के पहले इंटरकोर्स से इनफर्टिलिटी नहीं कुछ होगी, पर जो दूसरी चीज़ हो सकती हैं जो एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, जिसका कि अगर बहुत मल्टीपल पार्टनर्स हैं लोगों के अगर इसी तरीके के, तो दैट कैन रिजल्ट इन टू इनफर्टिलिटी, दैट कैन, उसके कारण जरूर इनफर्टिलिटी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर जो अबॉर्शन की बात करें, अगर प्रॉपर अबॉर्शन किसी का हुआ है अगर एज ए मेडिकल उसमें, तो चांस बहुत कम है इस तरह का कोई वो होने का। पर अगर नॉन मेडिकल वे में किसी ने कोशिश की है अबॉर्शन करने की, तो यूट्रस के कोई इन्फेक्शन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, वो चीज़ें हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम एज में इस तरह के अबॉर्शंस हो जाते हैं, अगर जो आजकल जो कॉलेज स्कूल लाइफ में जो रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं, तो एक कारण बनता है क्या? ये शायद डॉक्टर इंदु सिंह से के लिए क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा, वो आंसर करें इसको। जी डॉक्टर, बताइए कि किस तरीके से आज जो एडवांस कल्चर है, बच्चे जो है कम एज में ही रिलेशंस डेवलप कर रहे हैं, तो वो एक कारण है क्या उसको लेकर के? देखिए यहाँ पे जैसे कि कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना पेरेंट्स में ना जनरल पब्लिक में, तो ये बच्चे अगर प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो ये अनएथिकल मीन से ही कुछ ना कुछ करा लेते हैं, विच इज़ डैमेजिंग। जैसे कि डॉक्टर भूषण ने का बोला कि अगर प्रॉपर मेडिकल उससे किया जाए, जो कि बहुत रेयर है, क्योंकि इतना अपने माँ बाप से ही छुपाते हैं, सबसे छुपाते हैं। प्लस वेनेरियल डिजीज़ेस भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इस समय, क्योंकि बच्चों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि दे स्टार्ट अर्ली लाइक दिस, लेकिन शादी जब होती है 30-35 में, तो एक तो इनका जो होता है लाइफस्टाइल ही बहुत अजीब सा हो जाता है, प्लस इनकी एज इतनी हो जाती है कि एक की क्वालिटी भी कम हो जाती है। तो इसके लिए उन्हीं लोगों ने, रिसर्चर्स ने ये एक विकल्प निकाला है कि एग फ्रीजिंग हो जाए। कि जैसे हमको मालूम है कि मेरे कैरियर में MS MD करते करते मेरी एज 35 हो जाएगी, तो उनका ये एक सोचना है, और हम शादी नहीं कर सकते, अभी रहते हैं साथ में, तो उनका ये होता है कि चलिए एक फ्रीज करा लें, बाद में फिर देखी जाएगी। एक फ्रीज कितने साल तक हो सकते हैं? एक फ्रीजिंग तो डॉक्टर साहब आपका क्या राय, कब तक हो सकता है? जब तक की नीड हो उसकी, भाई प्रेगनेंसी के लिए तो लेते हैं। एग फ्रीजिंग जितने अर्ली एज में किया जाए उतना एग की क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर एग फ्रीज आप करने को तो कोई कभी भी कर सकता है, और हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं जो कि हम 42 और 43 और 44 में भी एग फ्रीज करना चाहते हैं, क्योंकि उनको 43 से 44 में भी उन्होंने कोई अपना उनको साथी नहीं मिला है जिससे कि वो चाहते हैं पूरी जीवन निभाना। वो एग फ्रीजिंग कितने साल तक चल सकता है? एग फ्रीज करने के बाद कोई 10 साल 20 साल भी आप रख सकते हैं एग को। कोई अगर फ्रोज़न रखा हुआ है, और फ्रोज़न रखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसमें उसको आप कई साल रख सकते हैं। फीमेल का एग ना? जी हाँ, जी हाँ, और मेल का स्पर्म भी, दोनों चीज़ें फ्रीज कर सकते हैं। और इनको अनलिमिटेड समय, अनलिमिटेड से मतलब है कि 25, 30, 40 साल तक रखा जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो मेल और फीमेल दोनों के स्पर्म और एग को फ्रिज किया जा सकता है, जिससे कि आगे चल के वो जब चाहे बच्चे को IVF के ज़रिए पैदा कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि मैंने आपसे पूछा, टीन एजर्स की बात मैं कर रहा हूँ बार बार, कि टीन एजर्स में अगर अबॉर्शन होते हैं और इर्रेगुलर तरीके से या गलत तरीके से, तो उसका कितना इफर्ट पड़ता है? यहाँ पे कॉमनेस्ट है ना कि उतना हाइजीन, डॉक्टर है, तमाम पेशेंट इस तरह के आते होंगे, नहीं उनको मालूम है हम करते नहीं तो आते तो नहीं भी करते होंगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं रिसर्च में आपने देखा होगा, सुना होगा। तो उसमें सबसे ज़्यादा ये होता है कि इतना स्टरलाइजेशन का ये छोटे मोटे क्लिनिक से नहीं ध्यान रखते हैं। और सबसे मुश्किल जो बात हो गई है कि ऑफ द काउंटर आपको अबॉर्शन के लिए मेडिसिन मिल जाती है, जिसका भी नॉलेज उनको प्रॉपर नहीं होता, तो आपको थोड़ा बहुत दवा खा के छोड़ देते हैं, या उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है तो फाइनली उनको DNC कराना पड़ता है, जिससे कि इनकी ट्यूब्स भी डैमेज हो जाती है। अगर वो
पर्सनल ट्रेंड नहीं है या हाइजीन और स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। क्या मैसेज देंगे ऐसे बच्चों के लिए? कि भाई सही रास्ता पकड़ो जहाँ तक हो सके, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का सवाल है ये थोड़े से साल। और जो बेसिक हम लोग का है कि एक बेसिक डिसिप्लिन होना चाहिए, पढ़ाई के समय में ध्यान से करके कैरियर बनाओ। उसके बाद जो मॉडर्न मेथड्स हैं वो आपको हेल्प करने के लिए हैं। जैसे अगर ऑफ द काउंटर मेडिसिन मिल रही है तो आपको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए नहीं मिल रही, आप भटके मत। इसीलिए उन्होंने ऑफ द काउंटर भी कर दिया, क्योंकि लोग छुपाते थे। और हमने तो देखा एक पेशेंट की जान तक गई है, यंग लड़की की, वो किसी को कुछ बोल ना सकी। लेकिन ये था कि इससे ये मैसेज गलत भी जाता है सोसाइटी में कि आप चाहे कुछ भी कर लो, रेमेडी तो है ही है, विच इज़ अ रॉन्ग मैसेज। हम लोग के लिए भी, समाज के लिए भी, और उनके पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए सबसे बड़ा खुद। आज बस इतना ही।